दोस्तों नमस्कार। मेरा नाम है सचिन प्रभाकर और आप देख रहे हैं द रियल टॉक शो। दोस्तों बात बहुत पहले की नहीं है, अभी 3 महीने पहले की बात है। 4 जून 2024 लोकसभा चुनाव का रिजल्ट आया। भारतीय जनता पार्टी की उम्मीदें धराशायी हो गईं। जिस भारतीय जनता पार्टी ने 400 सीटें जीतने का दंभ भरा था, मीडिया चैनल्स के बहुत सारे एग्जिट पोल्स 400 सीटें भारतीय जनता पार्टी को दिलवा रहे थे, वो सिर्फ सिमट गई 240 पर। और सबसे बड़ी बात तो ये हुई कि भारतीय जनता पार्टी की जो सबसे बड़ी उम्मीद वाला राज्य था वो था उत्तर प्रदेश। उत्तर प्रदेश में ऐसी उम्मीद टूटी कि जहां पर वो 75 से भी अधिक सीटों का जीतने का दावा कर रहे थे, वहां पर वो मात्र सिमट गए 33 सीटों पर। लेकिन दोस्तों, इसके पीछे भारतीय जनता पार्टी के केंद्रीय नेतृत्व ने, यानी भारतीय जनता पार्टी की गुजरात लॉबी ने पूरी तरीके से कोशिश की विलेन बनाने की योगी आदित्यनाथ को, जो वर्तमान में उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री भी हैं। चुनाव परिणाम आने के तुरंत बाद योगी आदित्यनाथ को एक दिल्ली से कॉल आता है कि आपका रिव्यू मीटिंग दिल्ली होना है। लेकिन दोस्तों, योगी आदित्यनाथ भी लगता है पहले से ही इस चुनाव के परिणाम को भांप चुके थे, इसकी तैयारी पहले से कर चुके थे। योगी आदित्यनाथ को दिल्ली बुलाया गया। योगी आदित्यनाथ दिल्ली जाते हैं और वो अपने सभी कारणों को बड़े स्पष्ट रूप से रखते हैं और वो कामयाब होते हैं इस बात को बताने में कि उत्तर प्रदेश के अंदर 75 सीटों की जगह जो 33 सीटें आई हैं, ये 33 सीटें उनकी हार नहीं है, बल्कि दिल्ली के केंद्रीय नेतृत्व के गलत फैसलों की वजह से हुई हार है। गुजरात लॉबी के निर्णयों की वजह से हुई हार है। दोस्तों, योगी जी का हर फैसला उस दिल्ली मीटिंग के बाद से, यानी जो 4 जून को जो फैसला आया, उसके बाद से उत्तर प्रदेश के लिए एक नया, विनम्र और सोचा समझा फैसला हो गया। योगी आदित्यनाथ जी की मानो ताकत बढ़ गई 4 जून के फैसले के बाद में। ऐसे फैसले योगी जी लेने लगे, निडर होकर के फैसले योगी जी लेने लगे। योगी जी आगामी उत्तर प्रदेश की संरचना, रूपरेखा सब कुछ अपने आप बनाने लगे, जो अब तक दिल्ली से तय होते थे, यानी गुजराती लॉबी से तय होते थे। आनन फानन में योगी जी ने सबसे पहले एक बड़ा निर्णय लिया कि गुजरात की एक ऐसी कंपनी जिसके पास पेपर छापने से लेकर के तमाम सारी कंस्ट्रक्शंस करने के ठेके थे, सरकारी ठेके मिलते थे, उसको उत्तर प्रदेश के अंदर ब्लैक लिस्ट कर दिया। उसके बाद दोस्तों, अभी हाल ही में अगर आप देखें तो उत्तर प्रदेश का मुख्य सचिव बनाने की बारी आई और उस समय तक उत्तर प्रदेश में मुख्य सचिव के रूप में मिस्टर दुर्गा शंकर मिश्रा जी विराजमान थे, जो नरेंद्र मोदी के दाहिने हाथ माने जाते थे। लेकिन योगी जी ने उनकी भी सिफारिश न मानी और दुर्गा शंकर मिश्रा जी ने एक अपना फ़ोटो भी जारी किया, जिसमें वो योगी आदित्यनाथ जी को एक गुलदस्ता देते हुए फ़ोटो लगाई गई। लेकिन वो सब नाकामयाब हो गई। योगी जी ने वहाँ पर अपने आँख नाक कान कहे जाने वाले प्रमुख पद पर श्री मनोज कुमार सिंह जी को स्थापित किया और उनको मुख्य सचिव के रूप में उत्तर प्रदेश की कमान सौंप दी। दोस्तों, दुर्गा शंकर मिश्रा जी का कार्यकाल जब नहीं बढ़ाया गया तो एक बार फिर बेचैनी बढ़ी अमित शाह की टीम में। लखनऊ से लेकर दिल्ली तक जो अमित शाह की ब्यूरोक्रेसी टीम बैठी हुई थी, उसके मन में एक फिर से हड़बड़ी हुई कि अब तो उत्तर प्रदेश अमित शाह जी के हाथों से जा रहा है। सिर्फ मुख्य सचिव ही नहीं, डीएम, एसपी, सीडीओ, किसी भी पोस्ट पर कोई तैनाती हो, बिना योगी आदित्यनाथ जी की मर्जी अब नहीं हो सकती। दोस्तों, इसके बाद देश में कई सारे राज्यों में चुनाव होने हैं। उत्तर प्रदेश में भी बाई इलेक्शंस होने, यानी उपचुनाव होने हैं। दोस्तों, योगी आदित्यनाथ जी ने उन पूरे उपचुनावों की जिम्मेदारी और कमान खुद संभाल रखी है। उन उपचुनावों में प्रत्याशी कौन होगा, उनको किस रूपरेखा में लड़ाया जाएगा, ये सारा योगी आदित्यनाथ जी तय करेंगे। योगी आदित्यनाथ जी अब पूरी तरीके से पावर में हैं, एक पावरफुल फ्रेम में हैं और पहली बार ये देखा गया कि अमित शाह जी को अपने निर्णय वापस लेने पड़े। दिल्ली से जो भी वो निर्णय उत्तर प्रदेश के लिए ले रहे थे, उनको वापस लेना पड़ा। अमित शाह जी के बहुत एम्बैरेसिंग सिचुएशन थी ये। अमित शाह जी चूँकि भारतीय राजनीति के चाणक्य कहे जाते हैं, हारे हुए चुनाव जिताने के लिए बहुत सारे मीम्स बनते हैं उन पर, यहाँ तक कि क्रिकेट मैच को भी जितवा देंगे, ऐसे ऐसे मीम्स अमित शाह जी के ऊपर बनते हैं। लेकिन फिर भी अमित शाह घिर गए अपनों से। एक तो लोकसभा चुनाव में जितनी कम सीटें आईं, तो वैसे भी कहा जा रहा है कि वर्तमान भारतीय जनता पार्टी की जो केंद्र सरकार है वो बैसाखी पर टिकी हुई है। एक मजबूत विपक्ष भी निकल करके सामने आया है इस समय, वो चाहे राहुल गांधी हो, चाहे अखिलेश यादव हो, जो सेकंड लार्जेस्ट पॉलिटिकल पार्टी बन चुके हैं देश की, जिनको 37 सीटें मिली हैं, जिनके 37 सांसद बैठते हैं सदन में। और कांग्रेस
भी इस वक्त पूरी फुल फॉर्म में है। इसके अलावा जिन घटक दलों के साथ में भारतीय जनता पार्टी की सरकार चल रही है, उसमें प्रमुख रूप से मोदी और अमित शाह की जोड़ी को जूझना पड़ रहा है, चंद्रबाबू नायडू और नीतीश कुमार जैसे घटक दलों से, जिनका अपना कोई भारतीय राजनीति में स्थायी वजूद भी नहीं है। नीतीश कुमार तो पलटू राम के नाम से जाने ही जाते हैं, चंद्रबाबू नायडू भी कुछ उनसे कम नहीं है। बहुत बड़ी समस्या है नरेंद्र मोदी और अमित शाह की जोड़ी के सामने। अब वो कैसे अपने भारतीय जनता पार्टी की सरकार बचाएं? नरेंद्र मोदी के सामने सबसे बड़ा चैलेंज है कि वो अपना 3 टर्म कैसे पूरे करें, भारतीय जनता पार्टी की सरकार कैसे सुचारू रूप से चले। देश को जो उन्होंने मोदी है तो मुमकिन है का स्लोगन दिया है, मोदी के नाम का जो भरोसा दिया है, देश उस भरोसे को लगातार 15 साल तक कैसे देखेगा? मोदी के सामने सबसे बड़ा चैलेंज है। इसके अलावा जो एक सबसे बड़ी समस्या निकल करके आ रही है, बहुत सारे राजनीतिक रणनीतिकार, बहुत सारे बड़े पत्रकार और राजनीति की समझ रखने वाले विद्वान ये बात कहते हैं कि पिछले 5, 7, 8 सालों से जो भी कुछ हो रहा है, एक बहुत बड़ी समस्या है कि आरएसएस लगातार नाराज चल रही है भारतीय जनता पार्टी के रवैये से। भारतीय जनता पार्टी का चाहे टिकट बंटवारे का रवैया हो, चाहे शासन चलाने का रवैया हो, कई सारे मुद्दों पर आरएसएस लगातार उनसे नाराज चल रही है। ऐसे में एक बड़ा चैलेंज निकल करके आता है योगी आदित्यनाथ के रूप में भी। योगी आदित्यनाथ यूं ही रुक नहीं रहे हैं। केंद्रीय नेतृत्व के कई सारे ऐसे नेता जो कहीं ऐसा तो नहीं है कि योगी आदित्यनाथ के फेस के पीछे हैं, अदृश्य ताकत के रूप में हैं, जो मोदी और शाह की जोड़ी को चैलेंज दे रहे हैं। उनमें प्रमुख रूप से अगर बात करी जाए तो नितिन गडकरी, शिवराज सिंह चौहान, वसुंधरा राजे सिंधिया सरीखे नेता। अमित शाह के लिए तो ये खास बात कोई है नहीं, बड़ी आम बात है कि किसी भी राज्य का परिणाम आए और वहाँ पर मुख्यमंत्री अपना स्थापित कर दो और उस राज्य में जो प्रमुख पदों पर आईएएस हैं, आईपीएस हैं, वो अपने स्थापित कर दो, ताकि किसी भी राज्य को भी गवर्नेंस ही दिल्ली से ही मिले, यानी गुजराती लॉबी से मिले। ये अमित शाह के लिए बहुत पुरानी बात है। लेकिन उत्तर प्रदेश में पहली बार ऐसा देखा गया कि अमित शाह को बैकफुट पर आना पड़ा, क्योंकि अब अमित शाह के लिए एक चैलेंज नहीं है, अनेक चैलेंज हैं। विपक्ष भी मजबूत है, अंतर्कलह से भी उनको जूझना है, देश के अंदर भी एंटी इनकम्बेंसी का माहौल तैयार हो रहा है, उससे भी उनको जूझना है, और उनकी इसी बीच उनकी अपनी कई राजनीतिक महत्वाकांक्षाएं भी हैं। हालांकि इसी बीच उन्होंने अपने लड़के को एक देश ही नहीं बल्कि बड़ी अंतर्राष्ट्रीय संस्था का अध्यक्ष बना दिया है, लेकिन वो अपने आप को भी देश के सर्वोच्च पदों पर भी देखना चाहते हैं। उनकी भी महत्वाकांक्षाएं अभी बहुत पूरी नहीं हुई हैं। लेकिन दोस्तों, अमित शाह जी और योगी आदित्यनाथ के बीच में एक ये जो शीत वार चल रहा है, या इसको कोल्ड वार कह लीजिए, जो चल रहा है, वो बड़ा दिलचस्प होने वाला है। लेकिन दोस्तों, इन नेताओं के बीच कुछ भी वार चले, देश का नुकसान नहीं होना चाहिए। अगर देश का नुकसान होता है तो जनता को सोचना पड़ेगा, बिल्कुल सोचना पड़ेगा। सोचिए, क्योंकि देश हित सर्वोपरि होना चाहिए। जय हिंद दोस्तों।